तो इधर भी एक लाइन थी और इधर भी एक लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये नए कोऑर्डिनेट एक्सेस फाइंड आउट जब आप कर लेते हैं ना, तो उसमें आपको वाज़े हो जाता है कि कितने कॉलम्स आपने रखने हैं और कौन से कॉलम की कंट्रीब्यूशन है ही नहीं बीच में। तो इस तरह जो है ना आप पता चला लेते हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हम जी एक्सिस को इस तरह भी रोटेट कर सकते हैं कि x2 की कंट्रीब्यूशन खत्म करने के बजाय हम x1 की कंट्रीब्यूशन खत्म कर दें, फिर तो हम x2 को सिलेक्ट कर लें। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं ना, आप वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि ये मैं वर्टिकल एक्सेस बना, मतलब ये वर्टिकल एक्सेस हो जाए और ये नए वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो ये नई एक्सेस आ जाएगी। उसमें बस ये होगा कि रेड वाली वैल्यूज चेंज हो रही होंगी और ग्रीन वाली नहीं हो रही होंगी, तो हम ग्रीन वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा एम तो कॉलम्स को कम कर, हम ये तो नहीं कह रहे कि x1 और x2 इंपॉर्टेंट। अब ये जो नए एक्सेस होंगे इनको हम x1 x2 नहीं कह सकते, ये कुछ और है। x1 x2 तो ये है ब्लैक वाले एक्सेस। तो बहरहाल दो कॉलम्स पहले थे, दो कॉलम्स बाद में हैं, और उन कॉलम में एक कॉलम में वैल्यूज या तो जीरो हैं या बहुत छोटी हैं, और उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया हमने और हमारे पास जो है ना एक ही कॉलम रह गया। तो हमने जो है ना, अगर तो हमारा डेटा इस तरह का है ना जिसमें ये वाला डेटा एक ही एक्सेस पे है, 2D में एक एक्सेस पे, अगर 3D में है तो हो सकता है कि तीनों एक्सेस पे ना हो और दो एक्सेस पे हो। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 3D वाली। बार उससे पहले ये देख लें कि ये जब हम पहले हमारे पास डेटा पॉइंट था ना x ऑफ 1, तो ये इट बिलोंग टू 2 डायमेंशन, दो थी r/2, लेकिन z1 नहीं कहते। तो और इसके ऑर्थोगोनल एक z2 है और z2 में सारे जीरो हैं, तो उसको तो ड्रॉप कर दिया, तो नाउ कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि z बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक ही वैल्यू है, स्केलर है। और आप ये देख लें कि न्यू एक्सेस के मुताबिक द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स हैज़ नॉट चेंज। रेड और ब्लैक साथ साथ थे, नए वाले एक्सेस में भी रेड और ब्लैक साथ। रेड सबसे पहले वाला पॉइंट है, ग्रीन वाला पॉइंट सबसे आखिरी पॉइंट है। नए वाले एक्सेस में भी यही है, रेड वाला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है, ग्रीन वाला आखिरी पॉइंट है। तो डेटा में जो डेटा पॉइंट्स की आपस की रिलेशनशिप है, उनके जो नेबर्स हैं वो वही रहे हैं। और लेट्स से रेड, ये सेकंड जो ब्लैक है और जो ये थर्ड ग्रीन है, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लू और ग्रीन, ये जो आखिरी दो हैं। तो यहाँ नए वाले एक्सेस में भी वही रिलेशनशिप है कि ब्लैक और रेड, ब्लैक और ग्रीन दूसरे और तीसरे पॉइंट में डिस्टेंस ज़्यादा है, वेयर सेकंड लास्ट और लास्ट पॉइंट में डिस्टेंस कम है। इसका मतलब है कि जो डेटा की वेरिएशन थी ना, जो उसमें इंफॉर्मेशन थी, वो आपने प्रिजर्व ही रखी है, अगर आपने नए वाला एक्सेस फाइंड आउट कर लिया है तो भी। तो जो चीज़ हम दो कॉलम्स में लिख रहे थे उसको हमने एक कॉलम में लिखना शुरू कर दिया। अब ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर डेटा एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना और आपके पास 20 कॉलम्स हैं, फर्ज करें आपके पास 20 कॉलम्स हैं, या वो एग्जांपल ले लें जो हमने शुरू में देखी थी 17 कॉलम्स वाली, उसमें बहुत सारी तो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उनमें कुछ खास चेंज थी नहीं, कोई वेरिएशन थी ही नहीं, उस एक्सेस पे कोई वेरिएशन थी ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई ये नए वाली एक्सेस बता देता ना, तो हम 17 डायमेंशनल पॉइंट को 1 डायमेंशनल एक्सेस पे प्लॉट कर सकते हैं। और ये हमने स्ट्रेटेजी से किया है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, कि बेसिकली एक ही एक्सेस पे चेंज है, और जब आप उस पे प्लॉट करते हैं ना, 1 और 2 और 3 डायमेंशनल चीज़ें तो हम प्लॉट कर सकते हैं ना, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारी अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि हम, अगर तो हमने सिर्फ प्लॉट्स बनानी है ना, एंड वी आर जस्ट वी आर नॉट अ मशीन लर्निंग
साइंटिस्ट एंड वी आर जस्ट वर्किंग फॉर सम कंपनी, तो हम चाहते हैं कि सारा डेटा ना 2D या 3D या 1D पे आ जाए। तो फिर हम ये करते हैं कि हम सबसे डोमिनेंट एक्सेस फाइंड आउट करें। मशीन लर्निंग में ये है कि हम ये नहीं चाहते कि एन डायमेंशनल डेटा 1 डायमेंशनल पे आ जाए, हम ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन कौन सी है, उससे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, उससे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, और फिर इस तरह हमें उनकी रैंकिंग पता चल जाए तो हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो यूज़ कर लें। मतलब अगर हमें कोई कहते हैं कि नहीं आप 1000 ना यूज़ करें, आप 10 फीचर्स यूज़ करें, तो वो कौन सी 10 कॉलम्स हैं जो हम यूज़ करें। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। तो उससे पहले ना, अब जो हमारा एम है वो ये है कि हम ये पता चलाना चाहते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ना, दे अब ये हमने ब्लू वाली लाइन फाइंड आउट करनी है। फर्ज कर लेते हैं ये डेटा लीनियर है और हमें किसी ने बता दिया है लीनियर, और हमने ये ब्लू वाली लाइन फाइंड आउट करनी है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये ब्लू वाली लाइन? पिछले 3-4 हफ्तों से हम लाइन ही पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डेटा पॉइंट्स दिए हो तो आप उसमें लाइन नहीं फिट कर सकते। कैन यू डू इट? कैसे करेंगे लाइन फिट इन डेटा पॉइंट्स में? रिग्रेशन कर सकते हैं ना, यही मेथड पढ़ा है ना आपने कि रिग्रेशन कर दिया जाए, उसमें भी लाइन फिट। उधर तो हमारे और चैलेंजेस थे ना कि हमें पता नहीं होता था कि फर्स्ट ऑर्डर हमने हाइपोथेसिस फंक्शन फिट करना है, सेकंड ऑर्डर करना है या हायर ऑर्डर करना है। उधर तो हमारा एम होता था डेटा का पैटर्न डिस्कवर करने का। यहाँ पे तो प्रॉब्लम सिंपल है ना, हमें कोई कह रहा है कि अच्छा आप लाइन ही फिट करें, तो हम कर देंगे। जो भी हमारी पाइपलाइन है उसमें लाइन फिट करना तो हमें आती है, ये पाइपलाइन है ना हमारी, तो हम लाइन फिट कर देंगे। But now we will use not this method but a slightly different method. ये जो मेथड है इसमें ऑप्टिमाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, और हम जो है we will use an algebraic method to figure out this line। और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो लाइन हमने पता चलाई है ना और जो ये लाइन हम पता चलाते हैं उसमें फ़र्क कोई है भी कि नहीं, या इट्स जस्ट दैट दीज आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग द सेम थिंग। तो उससे पहले ना आपने मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अब दिस इज़ जस्ट रिवीजन इन अदर कोर्सेस। आपने कोरिलेशन पढ़ी हुई है? कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? स्टोकेस्टिक्स तो पढ़ रहे हैं ना आप सब? सर दो वेरिएबल्स का एक दूसरे पर डिपेंड करना। इसका क्या मतलब है एक दूसरे पर डिपेंड करना? सर लाइक एक के चेंज होने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट हमने 2D डेटा प्लॉट किया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? अगर एक को चेंज करें तो एक अगर बढ़ता है तो दूसरा बढ़ रहा है। दूसरा बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके दरमियान। अब राइट मोस्ट एग्जांपल आप देखें, अगर एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो
चीज़ है वो बढ़ रही है, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो चीज़ है वो रिड्यूस हो रही है। हाँ, और एक ही अमाउंट से हो रही है। तो एक तरफ पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और एक हाई हाई कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब इसमें जो एग्जांपल है विच इज़ द सेकंड एग्जांपल जिसके ऊपर 0.8 लिखा हुआ है, इसमें हाउ इज इट डिफरेंट टू द एग्जांपल ऑन द लेफ्ट? जिस पे 0.8 लिखा हुआ है, हाउ इज इट डिफरेंट टू एग्जांपल ऑन द लेफ्ट जिस पे 1 लिखा हुआ है? वेरिएशंस बढ़ गई हैं, वेरिएंस ज़्यादा हो गया। किस चीज़ का वेरिएंस ज़्यादा हो गया? डेटा की अराउंड द मीन। नहीं, तो ये बताएं कि आर दे, मतलब ये जो सेकंड एग्जांपल है 0.8 वाली, इसमें भी कोरिलेशन है? है सर, लेकिन कंपेयर टू पहले वाले में से ये इसके में कम है, लेस कोरिलेटेड। क्यों, कैसे लेस कोरिलेटेड है? देखिए, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ ही रहा है ना, तो कैसे कम है? सर उतना नहीं बढ़ रहा, मतलब जितना एक बढ़ रहा है ना, दूसरा उतना नहीं बढ़ रहा, दूसरा शायद उससे कम बढ़ रहा है। नहीं नहीं, एक जितना बढ़ रहा है, ये देखें एक ही स्लोप है दोनों तरफ, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है उसका कम बढ़ते हुए। अच्छा चलें, ये जो सेंटर में है इसमें क्या है? ये जो सेंटर वाला डेटा है इसमें क्या है जिस पे 0 लिखा है? कोरिलेशन जीरो है। लाइक एक अगर क्या बढ़ेगा मतलब? तो एक बढ़ रहा है तो हम असेस नहीं कर सकते कि दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम एक की लेते हैं वैल्यू, तो उसके अगेंस्ट दूसरे की बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, छोटी भी है। हाँ ठीक है, ये आपने जो है ना, ये दिस आई कैन अंडरस्टैंड। तो हम ना ये यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से ये मैं पहले वाली एग्जांपल तो वही है ना, वो जो बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव वाली जो हमने एग्जांपल्स दी हैं, ये मैंने इधर ड्रॉ कर दी बहुत पॉजिटिव वाली, और ये बहुत नेगेटिव। तो इसमें ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस इसकी कोई एक वैल्यू ले लूँ ना, मतलब फिक्स कर दूँ कि x1 की ये वैल्यू है, तो मैं जाकर देखता हूँ कि x2 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो जो वो हाईली कोरिलेटेड होता है ना, उसमें मतलब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि अगर आप मुझे x1 की वैल्यू बता देना तो मैं आपको x2 की वैल्यू बता सकता हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ ना, तो दे आर हाईली कोरिलेटेड। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है कि अगर आपको x एक्सिस की वैल्यू बताई जाए ना, तो आप y एक्सिस पे एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं दूसरे। तो अगर तो ऐसा केस है तो फिर दोनों में से कोई एक रख लें आप। अगर यही होना है कि एक के पता चलने से दूसरा पता चल जाता है, तो फिर दोनों रखने के तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये तो केस हो गए हमारे आइडियल केस हो गए, ये जो हाई कोरिलेशन वाली। तो अब दूसरा केस लेते हैं हम, जो थोड़ा सा ना जिसमें वो ज़्यादा पॉइंट, एक तो ये था ना, ये कुछ इस तरह का केस था। अब आप देखें, अगर आप एक की वैल्यू फिक्स कर देते हैं ना x1 की, तो उसके लिए x2 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना। तो ये आप देख लेंगे x2, और वैसे अगर मैं सिर्फ x2 को देख रहा होता तो उसमें कितनी वेरिएंस है? ये रेंज है ना x2 की। वैसे ये ग्रीन वाला मैंने ठीक बनाया, यही यही वेरिएशन है ना x2 में। Do you agree with
दिस, ये ग्रीन ठीक बना हुआ है। मैंने x2 की सबसे कम वैल्यू और x2 कर रहा है ग्रीन गलत है जी। ग्रीन भी उसी तरह वर्टिकल आई थिंक होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में तुम दे दो। नहीं ये वर्टिकल क्या है, तो मतलब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आप ये देखें ना कि इसको देख लेते हैं, अगर आप x2 की वेरिएंस, x2 में वेरिएशन चेक करना चाहें तो ये वेरिएशन है ना टोटल x2 में, अगर 0.8 वाले की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये वेरिएशन है ना x2 में। ये जो मैंने बनाए हैं दो अपर और लोअर वैल्यूज, ये x2 में ये वेरिएशन है ना, ये ले, ये हमने बना। ठीक है, टोटल वेरिएशन x2 में ये है, और अगर आप कोई वैल्यू फिक्स कर दें x1 की, अगर आप मुझे बताएंगे तो आई कैन एक्सप्लेन, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन इवन देन लेट मी नो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आवाज आ रही है। तो अभी ये ग्रीन, ये मैंने x2 में जितनी भी वेरिएशन थी वो मैंने ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट कर दी है, ये ठीक है प्लॉट? ये अगर आपको लग रहा है गलत तो मुझे बता दें ये गलत है। सर एक तरीके से सही लग रहा है कि कोरिलेशन यानी कि फुल कोरिलेशन नहीं है लेकिन काफी हद तक कोरिलेटेड है, तो सही है, थोड़ी वेरिएशन है लेकिन नहीं नहीं, कोरिलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने ये कहा है कि ये जो मैंने ग्रीन एरोज बनाए हैं ये बता रहे हैं कि x2 में कितनी चेंज है, फिलहाल ये बात हो रही यस है सर। ग्रीन एरो में। अब हम ये करते हैं कि हम कोई x1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू फिक्स कर ली हमने, तो अगर हम एक वैल्यू फिक्स कर दें तो अब x2 में कितनी चेंज है फॉर दिस वैल्यू ऑफ
less than green. Is this true? अच्छा, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये लाइट ब्लू जो मैंने एरो बनाया है, कैन यू सी दिस? ये जो लाइट ब्लू लाइन बनाई है। एक्सक्यूज मी सर, आप काइंडली अपनी स्टेटमेंट्स फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्रेक थी, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अभी नजर आ रही है आपको स्लाइड? जी सर। अच्छा, पहले तो हमने ये ग्रीन वाला एरो बनाया ना, ये जो ग्रीन वाला एरो है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल चेंज इन x2। x2 की कोई वैल्यू इस ग्रीन एरो के बाहर नहीं है। ओके। तो अगर कोई मुझे कहता है कि आप x2 की कोई वैल्यू गैस करें, तो मैं इसी रेंज में गैस करूंगा ना, इसके बाहर गैस करने की तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं x1 की वैल्यू फिक्स कर देता हूं तो x2 की वैल्यू कितनी चेंज होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइट ब्लू लाइन। इज दिस ट्रू? अगर मैं x1 की वैल्यू फिक्स कर दूं तो x2 की टोटल चेंज ये ब्लू वाली, लाइट ब्लू वाली लाइन रह जाएगी। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइट ब्लू वाली लाइन जो है ना, वो ग्रीन वाली लाइन से कम है। लाइट ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन से कम है। अगर ये जितनी ये ब्लू वाली लाइन कम होगी ना, उतना इसका मतलब ये है कि एक आपको बता दिया जाए तो दूसरा आप बता सकते हैं। आप जरा लेफ्ट वाले में देखें ना, अगर मैं आपको x1 बता दूं तो ग्रीन वाली लाइन तो उसकी भी इतनी ही है जितनी 0.8 वाले की ग्रीन वाली लाइन है, लेकिन ब्लू वाली लाइन उसकी बहुत छोटी होगी। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो जितनी ये ब्लू वाली लाइन छोटी होगी, उतने जो फीचर्स हैं दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और जितनी ये ब्लू वाली लाइन बड़ी होगी ना, उतना इनकी रिलेशनशिप कमजोर है। और एक केस ऐसा आएगा कि ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। तो अगर ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन के बराबर हो जाए तो इसका क्या मतलब है? कि मैं आपको अगर एक बता भी दूं ना, तो दूसरा मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइन में इस वाले का ट्राई करें ना, जीरो वाले का सब ड्रॉ करने की कोशिश करें ना। इस जीरो वाले केस में आप यहाँ पे फिक्स कर लें एक लाइन। ये मैंने फिक्स कर दी ना लाइन, यहाँ पे फिक्स करें। आप ये देखेंगे, अब आप फिक्स करते हैं ना तो ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक बता दिया जाए ना, तो उससे दूसरे में अनसर्टेनिटी कम नहीं होती, आपको आपकी रेंज कम नहीं होती कि x2 किधर होगा। अगर आपको कोई गैस करने को कहे कि x2 की क्या वैल्यू हो सकती है, तो ऐसी सूरत में जब एक के बताने से दूसरे की जो गेसिंग रेंज है वो कम ना हो, तो हम कहते हैं कि दी फीचर्स आर अनकोरिलेटेड। ठीक है,
एक केस था एक्सट्रीम हाईली कोरिलेशन का और फिर बीच में इंटरमीडिएट सिचुएशंस हैं, और एक केस आ जाता है जहां पर एक को बताने से दूसरे की गैसिंग रेंज कम नहीं होती। तो अगर एक को बताने से दूसरे के बारे में आप गैस नहीं कर सकते तो शुड यू कीप बोथ ऑफ देम और नॉट? यस सर, क्यों? सर क्योंकि हमें दोनों फीचर्स चाहिए ना। तो उसमें ये होता है कि अगर एक को बताने से दूसरे की आप गैस नहीं कर पा रहे तो दूसरा, इसका मतलब है आपको कुछ और बता रहा है, दूसरा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। तो इसका मतलब है उसकी इन्फॉर्मेशन इससे मुख्तलिफ है, दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। और एक्सट्रीम जो दूसरा केस है हाई कोरिलेशन का, उसमें ये है कि एक को पता चल जाए तो दूसरा जब पता चल ही जाता है तो दूसरे को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना कोरिलेशन, दिस, अगर हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेना फीचर्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से आपस में डिपेंडेंट कोरिलेटेड हैं और कौन से कोरिलेटेड नहीं है। यही हम चाहते थे ना, ये जो हम लाइन फिट करना चाह रहे थे वो एक्चुअली हम यही करना चाह रहे थे ना, फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप पता चलना करना चाह रहे थे। तो हमारे पास आसान मैथमेटिकल फार्मूला है हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको, कैन यू डू यू नो द फार्मूला, कि क्या फार्मूला होता है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का? डू यू नो दी फार्मूला? आपने स्टोकेस्टिक्स पढ़ा है, उसमें आया होगा कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, वेरिएंस का फार्मूला आप बता सकते हैं मुझे? वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर एक हमारे पास वेरिएबल हो तो उसकी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरिएंस कैलकुलेट करने का तो आता होगा ना आपको फार्मूला? यस सर। कैसे करते हैं? सर उस वैल्यू की हमने ऑब्जर्वेशन ले लेनी है जो भी है, समेशन ऑफ। मतलब फर्ज करें एक ही है ना, ये एक ही हमारे पास जो है ना एक ही फीचर है एक्स, इसकी मैंने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूँगा? सर सबसे तो पहले इनका मीन हम लेंगे ना सबका। ठीक है, ये मैंने मीन ले लिया लेट्स से। तो सर उसके बाद अब जिस फीचर की हम निकालना चाह रहे हैं, फर्ज किया कौन से वाले अब की ये एक पहले। ही है ना अभी। ओके, इसमें रो में से किसके साथ हम इसकी वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं? पहले वाले डेटा पॉइंट -x1 कर दें आप। एक्स ऑफ आई कर देते हैं। ओके, और क्या ओवर करते हैं? टोटल ये कितनी टर्म्स है? -1 ओवर में आप लिखते हैं। 1/m का। ओके सर। ये होती है वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस ऑफ एक्स, नहीं यहाँ पे मेरा ख्याल है स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर होता है। ये सर स्क्वायर होता है। हाँ स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल करके हो सकता है कि उनकी वेरिएंस हो और वो ज़ीरो आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा एक लाइन पे है और एक डेटा पॉइंट 1 पे है और एक डेटा पॉइंट -1 पे है, तो इनका मैं मीन लूँ तो शायद मीन ज़ीरो आ जाए और इस वाले से एरर पॉजिटिव नेगेटिव आए और इस वाले से पॉजिटिव आए और आंसर ज़ीरो आ जाए वेरिएंस। हालांकि डेटा फैला हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है, और इस वजह से स्क्वायर तो लेना ही लेना है। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। तो अब मैं एक दो डेटा सेट्स प्लॉट करता हूँ, आपने मुझे बताना है किसकी वेरिएंस ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। ये हो गया एक मेरा डेटा सेट ब्लैक में, और
ये मेरा डेटा सेट हो गया रेड में, किसकी वेरिएंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा फैला हुआ है, ये नंबर किसके लिए बड़ा होगा? रेड वन। हाँ, रेड वाले के लिए बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा होने का मतलब ये होगा कि ये कितना फैला हुआ है हमारा फीचर, मीन से कितने दूर दूर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो हो गई वेरिएंस। अब हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं कोवेरिएंस या कोरिलेशन के लिए। कोवेरिएंस में ये होता है कि इस फॉर्मूले को मैं चेंज करता हूँ ना, ये जो आपने बताया इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये स्क्वायर वाली टर्म को ना लिख देता हूँ स्क्वायर की बजाय प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। Can I write this equation on top? ये सर। अच्छा, ये तो हो गई एक की जो, लेट्स से हमारे पास दूसरा फीचर y था, दूसरा वेरिएबल y था, तो ये हमारे पास आ जाती है। इसको हम कोवेरिएंस कहना शुरू कर देते हैं। तो कोवेरिएंस को ही नॉर्मलाइज करें ना तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है ना ये कैसे आया है, ये 1.8, 0.4 और 0। तो फिर जब हमारे पास ये आ जाएगा ना तो बस फिर हमने ये कोवेरिएंस ही कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि जिन फीचर्स में ये नंबर बड़ा है ना वो तो उनमें से किसी एक को रख लेते हैं, और जिनमें ये दोनों छोटा है तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे से हमने एक इस तरह की ना एक मैट्रिक्स फिल आउट करनी है। लेट्स से हमारे पास 10 फीचर हैं x1 से x10 तक। तो मैं जो है ना एक मैट्रिक्स फिल कर देता हूँ, इसको मैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स कह देता हूँ। इसमें ये जो पहली वैल्यू है, ये जो डायगोनल पे वैल्यूज है ना ये तो बेसिकली वेरिएंस ही है ना, ये जो ये वाला फॉर्मूला डायगोनल पे तो वही है x1 और x1, x2 और x2, x3 x। अब ये जो है ना ये वैल्यू ये है कोवेरिएंस x1 और x2 में रिलेशनशिप, ये हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से। और इसी तरह फिर ये बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे x1 और x3 एंड सो फोर्थ। तो इधर हमें नजर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स हम बना लेंगे ना तो हमें नजर आ जाएगा। अगर तो ये नंबर बड़ा है तो इसका क्या मतलब है, इफ दिस नंबर इज बिग देन व्हाट डज दिस मीन? दोनों मतलब सेट एक दूसरे से, दोनों जो वेरिएबल है दूर दूर लाई कर रहे हैं। दूर दूर तो नहीं कह रहे, नंबर बड़ा होने का मतलब है कि इनकी रिलेशनशिप है, इनमें दे हैव अ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक को पता करने से दूसरे का पता चल जाता है तो दोनों में से एक रख लेते हैं। और अगर ये नंबर छोटा हुआ तो इसका मतलब है कि ये दोनों अनकोरिलेटेड हैं, दे कैरी डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी वैल्यूज होंगी, इस मैट्रिक्स में कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपने? अगर हमारे पास 10 फीचर्स हैं 100। हाँ 100 जी 10 रो 10 कॉलम्स और से नहीं 10 रोज क्या, 10 रोज तो 10 कॉलम्स तो इसी पहले वाले के लिए ही हो जाएंगी, 10 वैल्यूज तो इसी के लिए हो जाएंगी ना। ये सर। और इसी तरह नीचे भी मतलब 10 रोज है ना तो 100 हो गए। 100 वैल्यूज हैं टोटल, 100 वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स में। क्या हमें 100 की 100 कैलकुलेट करनी है?
हमें 100 की 100 नहीं कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये रेड वाली वैल्यू और ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है ना, ये एक ही है। ठीक है, तो अपर डायगोनल वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। x1 का x2 से रिलेशनशिप क्या है, वो वही होगा जो x2 का x1 से रिलेशनशिप है। तो हमें इस मैट्रिक्स में ना सारी वैल्यूज नहीं करनी, वो एक कर लें तो दूसरी पता चल जाती है। और ये जो डायगोनल पे वैल्यूज हैं, ये बेसिकली वेरिएंस है, x1 की वेरिएंस, x2 की वेरिएंस, x3 की वेरिएंस, x10 की वेरिएंस। तो हम जो है ना, ये जो इनकी कोवेरिएंस वैल्यूज हैं, ये जो अपर डायगोनल है, इसमें इंटरेस्टेड है। ये देखकर हमें पता चल जाएगा कि कौन से फीचर जो है ना आपस में रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये तो आप लोगों ने किया हुआ है ना कैलकुलेट पहले। अगर मैं आपको 10 फीचर दे दूं तो आप ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स फिल कर लेंगे। कैन यू कैलकुलेट दिस? यस सर। अच्छा चलें, अब जो है ना, मैंने बस जो चीज़, एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर टुडे। तो वंस वी हैव दिस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ना, तो उसके बाद हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स एंड टू फाइंड आउट, हमें देख कर नहीं फैसला करना पड़ता, वो हमें हमारे लिए डिसीजन कर देता है। एक मेथड है। तो आपने नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम इन द लेक्चर ना, होपफुली ऑन मंडे, तो आप जो है ना अपने आइगन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आप रिवाइज कर लें, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन या सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, इन दोनों में से एक चीज़ पढ़ी होगी आपने। तो वो आप जो है ना बस रिवाइज कर लीजिएगा। we don't need to know the method, we just need to know कि अच्छा आइगन वैल्यूज कोई चीज़ होती हैं और आइगन वेक्टर्स कोई चीज़ होती हैं। तो आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन में और सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन में क्या फ़र्क होता है, ये आप लोगों ने शायद स्टोकेस्टिक्स में पढ़ेंगे या लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा होगा। तो सर ये ये जो कन्वेक्स में पढ़ा है अभी, कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। ये वैसे भी लीनियर अलजेब्रा में बेसिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही करते थे। एक मैट्रिक्स आती थी, उसकी फिर आइगन वैल्यूज। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है ना, इसकी कुछ आइगन वैल्यूज होंगी और कुछ आइगन वेक्टर्स होंगे। और आइगन वैल्यूज को देखकर हमें पता चल जाता है कि अगर लेट्स से 10x10 की मैट्रिक्स है, तो इस 10x10 की मैट्रिक्स की कितनी आइगन वैल्यूज होंगी। अगर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो इस 3x3 मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यूज होती हैं। 3 होगी, लैम्डा 1 2 3 3 सर। 3 होगी ना। तो इसी तरह 10x10 में 10 होंगी। तो ये जो 10 या 3 होती हैं, इनमें हमें पता चल जाता है कि अगर इनमें से आइगन वैल्यू जो 0 होगी ना, जो आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब है वो वाली कॉलम यूजलेस है। अगर λ1 λ2 λ3 0 है ना, तो x3 इज यूजलेस। तो हमें ये मैट्रिक्स बनाकर बस उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और वो हमारे लिए फैसला कर देंगी कि कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमें वो आइगन वैल्यू, आइगन डिकम्पोजिशन, वो तो मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, हम इस मैट्रिक्स को देखकर खुद भी बता सकते हैं। अगर तो ये रेड वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है x1 और x2 में रिलेशनशिप है, इनमें से एक रख लेना आप बेशक। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन करने की बजाय ना, वी यूज द मेथड ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो अच्छा, अब जो है ना, मैं सिंपल जो है ना, ये वाला जो फॉर्मूला रेड में लिखा हुआ है ना, हम कैलकुलेट करते हैं इसको इस डेटा सेट के लिए, जो नीचे मैंने बनाया ब्लैक पॉइंट्स। ये x1 x2 x1 का मीन क्या है, x1 का मीन ये होगा, ठीक है। और x2 का मीन क्या है, ये होगा। ये रेड और ब्लू ठीक बनाए मैंने। ये x2 का मीन है और ये x1 का मीन, ये ठीक बनाए हुए मैंने।
x1 यहाँ से लेके यहाँ तक है और x2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सर ठीक बनाए हुए। अच्छा ठीक। अच्छा अब आप एक डेटा पॉइंट ले लें, ये सिंपल एक डेटा पॉइंट ले लें ये वाला, और उसके लिए ना ये फॉर्मूला कैलकुलेट करें। ये जो डेटा पॉइंट है इसमें ये डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉइंट मीन से कम है x1 माइनस x1 मीन ये नेगेटिव होगा, और ये दूसरा पार्ट है x2 माइनस x2 मीन, तो ये दूसरा पॉइंट ये दूसरा टर्म भी नेगेटिव होगी इस डेटा पॉइंट के लिए। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। अच्छा अब आप देखें कि अब आप ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, इसमें x1 भी मीन से ज़्यादा है और x2 भी मीन से ज़्यादा है, तो ये दोनों डिफरेंसेस पॉजिटिव होंगे, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, बड़ा होगा। पॉजिटिव। अच्छा तो अभी तक हमारे पास समेशन में दोनों जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अच्छा आप इसमें ले लें, ये जो थर्ड वाली टर्म है इसमें पहला भी जीरो डिफरेंस जीरो है और दूसरा भी डिफरेंस जीरो है, बेसिकली वो मीन पे ही है। तो दो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं और एक शायद जीरो है, तो कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाएगा इस फॉर्मूले का रिजल्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव बड़ा नंबर आएगा आपके पास। अब अगर आप एक और डेटा सेट ले लें ये वाला, इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि जब आप एक पॉइंट लेते हैं ना, ये वाला पॉइंट लेते हैं, इसमें ये पॉइंट मीन से कम है तो पहले वाला जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो गया, वाई एक्सिस पे ये मीन से ज़्यादा है तो ये वाला डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा अब ये वाला पॉइंट ले लें, इधर x1 जो है वो मीन से बड़ा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव हो गया। इसको यूं लिख लेते हैं ना, ये ज़रा आसानी हो जाएगी, हम यूं कर लेते हैं x1 माइनस x1 मीन x2 माइनस x2 मीन। ओके समेशन। तो पहला आइटम लिया था उसके लिए इनमें से एक टर्म पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, दूसरा आइटम लिया उसमें एक टर्म पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव। जब x1 मीन से बड़ा होता है तो x2 मीन से कम हो जाता है, और जब x1 मीन से कम होता है तो x2 मीन से ज़्यादा होता है। तो एक टर्म पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, तो जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, और सारी टर्म्स नेगेटिव हैं तो रिजल्ट इस समेशन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आता है। तो जब आपके पास बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आए या बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आए ना, तो हमें पता है कि इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक और डेटा सेट लेते हैं, ये जो डेटा सेट है ना इसमें हमें 9 टर्म इस तरह के ना 9 प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 9 डेटा आइटम है। x1 का मीन ये है, x2 का मीन ये है। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हैं तो आपके पास दोनों जो डिफरेंसेस हैं वो पॉजिटिव हैं। डू यू एग्री विद दिस? फॉर दिस डेटा पॉइंट both of these things are positive. Is it true? अगर ये वाला डेटा पॉइंट मैं लूँ तो यस सर। अच्छा, तो अगर मैं ये वाला डेटा पॉइंट लूँ तो इसमें दोनों जो हैं वो क्या हैं, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। अच्छा ये तो अभी तक हमारे पास दोनों टर्म्स पॉजिटिव आई हैं। अब आप ये वाला जरा डेटा पॉइंट लें, इसमें एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म ये वाला जो
टर्म है और ये वाली टर्म है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ये ब्लैक वाला पॉइंट और ग्रीन वाला पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन है ना इस समेशन में, वो एक दूसरे को, जितनी ये पॉजिटिव है ना ब्लैक वाली, उतनी ही ये ग्रीन वाली नेगेटिव। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अच्छा, अब आप ये देख लें, अब ये रेड वाली और ये जो नीचे ग्रीन वाली है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसमें रेड वाली नेगेटिव टर्म है और ग्रीन वाली पॉजिटिव है। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पर्पल वाली और ये ब्लू वाली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अच्छा, फिर ये ऑरेंज वाली और ये ग्रे वाली मेरा ख्याल है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और ये तो है ही मीन पे, तो ये तो है ही जीरो, तो ये समेशन आखिर में क्या बचेगा? जीरो। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमें वही बात बता रहा है जो कि हमें तस्वीर में नजर आ रही है। तो दिस फॉर्मूला मेक्स सेंस। तो यही हमने कैलकुलेट करके इस मैट्रिक्स में फिल कर देना है। तो जब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो थिंग्स आर हाईली कोरिलेटेड। और जब ये नंबर जीरो के पास पास होगा तो थिंग्स आर नॉट रिलेटेड। तो इसका दूसरे सादा लफ्जों में मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक बता दूं ना, तो या आप दूसरा बता सकते हैं या आप दूसरा बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर हम इस वाले एग्जांपल को ले लेना और आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर लें, लेट से x1 की मैंने ये वैल्यू फिक्स कर ली, तो x2 की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है ना, वो पूरी रेंज ही पॉसिबल है x2 की, जो पहले थी, जो हम वो ब्लू और ग्रीन लाइन को कंपेयर कर रहे थे ना। एक के पता चलने से दूसरा नहीं पता चलता, और उस इंफॉर्मेशन को ना ये फॉर्मूला इनकोड करता है। ठीक है? Do you agree with this thing? Now you are convinced that this formula is hiding this information. If this number is big, then there is some strong relationship, and if this number is small, then this means they have no relationship. यस सर। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली आज जो किया है ना, वो ये किया है कि हमने वो जो वेरिएंस वाला फॉर्मूला था ना, उसको हमने यूज़ किया है। वेरिएंस वाले फार्मूले को आज हमने यूज़ किया है टू कैलकुलेट इट फॉर टू फीचर्स, जिसको हम कोवेरिएंस कह रहे हैं। और अगर ये नंबर बड़ा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, बड़ा है और नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन। इन दोनों का मतलब ये है कि एक के पता चलने से दूसरा पता चल जाता है, इनमें से किसी एक को रखना। और अगर ये नंबर क्लोज टू जीरो है, देन एक के पता चलने से दूसरा नहीं पता चलता। तो अब फाइनली, आफ्टर ऑल दिस इंट्यूशन, व्हाट वी हैव टू डू इज कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। और फिर हम ये मैट्रिक्स फिल कर लेंगे, और मैट्रिक्स फिल करने के बाद हमें नज़र आ जाएगा कि कौन से फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप है और कौन से फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं। तो मैं आपको अब जो एडवाइस करूंगा ना, वो ये करूंगा कि ये जो मैंने बात बताई है ना कि इधर 9 टर्म्स थी, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और इधर 3 टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और इधर 3 टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। ये आप खुद जो है ना प्रूफ करें घर पे। It will help you to understand the diagram behind this formula. वो जो पिक्चर है ना इस फॉर्मूला के पीछे छुपी हुई, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो that will convince you कि हाँ रिलेशनशिप है कि नहीं। यही हम पता करना चाह रहे थे ना। सर आज अटेंडेंस नहीं होगी? I will assume that everybody is present.
ओके सर। सर आज आपकी वॉइस में काफ़ी लैग आ रहा था, डिले आ रहा था, मतलब कुछ बातें मिसिंग हो रही थी, तो मेरे ख्याल